स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में यूपीएसआई 2025 को टारगेट करते हुए जीके की क्लास पढ़ रहे हैं। और इस जीके की क्लास में आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कराता हूं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम जिस चीज़ पर फोकस करते हैं वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से ही हमें पता चलता है कि क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, क्वेश्चन का यहाँ पे किस सिलेबस से पूछा जाना, ये सारी चीज़ों की जो पता चलता है वो आपको पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो यहाँ से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और इसके बाद में हम प्रिपरेशन को करने के लिए कहीं ना कहीं बैच लेते हैं। तो इस बैच की भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी क्लास जो है, ये क्लास जो मैं आपको बता दूँ, ये टाइमिंग आपका अगर नहीं पता है तो ये क्लास आपकी रोजाना 12:30 बजे होती है। इससे पहले और इसके बाद में आपको यूपीएसआई की बहुत सारी क्लासेस मिलती हैं। आपको सुबह हमारे यहाँ पे 7 बजे रीजनिंग की क्लास मिलती है, फिर उसके बाद 12:30 बजे आपको जीके की क्लास मिलती है। और अब आप जब ये दोनों क्लास को देख लेंगे तो आपको शाम को 8 बजे यूपीएसआई को टारगेट करते हुए मैथ्स की क्लास मिलती है, और 9 बजे आपको जो क्लास दी जाती है वो हिंदी की क्लास दी जाती है। यानी यहाँ पर आपको यूपीएसआई का पूरा पैकेज दिया जा रहा है एक प्रकार से, और आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पूरी तरह से प्रैक्टिस कराई जा रही है। और आज मैं आपको कौन सा सेट कराने वाला हूँ इसकी भी जानकारी मैं दे दूँ। आज हम 2021 के सेट को करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जो सेट हुए हैं वो 2017 के सेट थे। अब हम 2021 के सेट पर आ चुके हैं। तो 2021 में जो एग्जाम हुआ था उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम आज करने वाले हैं। बाकी आपको एक चीज और नोट कर लेनी चाहिए, हमारे द्वारा एक बैच जो लॉन्च किया गया था, चाणक्य बैच। इस चाणक्य बैच की खासियत यह है कि आज आप यहां पर अगर इस बैच को खरीदते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। यहां पर चाणक्य बैच में ये सारी बात आप ध्यान रखिएगा। जैसा कि आपको दिख रहा है 599 रुपए का, 599 रुपए में आपको ये 300 रुपए का पड़ने वाला है अगर आप अब आगे जाके खरीदते हैं। यानी ये ऑफर आपका जन्माष्टमी तक वैलिड रहने वाला है। ठीक है। इसके बाद में अब आप कहेंगे कि हमें ये कैसे मिलेगा, तो आपको सबसे पहले डाउनलोड करनी होगी हमारी एप्लीकेशन जो कि है बाई एससी ऐप। और इस बाई एससी ऐप को डाउनलोड करोगे, इसके बाद में जो नए साथी हैं, पहली बार जुड़े हैं, पहली बार डाउनलोड किया है, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में यानी आपको कुछ डिटेल देने के बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और फिर आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन करने के बाद आप इस बैच को खरीदने पर जाएंगे, यानी इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो जहां पर पे ऑनलाइन का ऑप्शन आता है उसी के ऊपर आपको दिया होगा अप्लाई कूपन कोड, और वहां पे आपको कूपन कोड लगाना है R50। और R50 आप कूपन कोड लगा देंगे, जिसके बाद आप इस बैच में एक्सेस करने के लिए 50% डिस्काउंट पाएंगे। यानी ये बैच आपको कितने में मिलने वाला है, 299 रुपए में मिलने वाला है। और ये अभी आपके पास में मौका है, यूपीएसआई को पढ़ना है और सस्ते में पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है, कंटेंट अच्छा पढ़ना है, तो आपको क्या करना है, एक कूपन कोड लगाना है R50। जो यहां पर R50 कोड लगा देगा उसको ये बैच 299 रुपए में मिल जाएगा। तो जल्दी कीजिए, ये 50% डिस्काउंट आपका कुछ टाइम तक है, सीमित समय तक है। इसके बाद ये इसकी कीमत जो है फिर से 599 हो जाएगी। तो आपके पास में मौका है, आपके पास में इस मौके का फायदा उठाने का भी मौका है। तो यहां पर आप चाणक्य बैच को खरीद सकते हैं। बाकी जितने साथी मेरे साथ में जुड़ते जा रहे हैं, भाई सेशन आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, और लाइक करने के साथ साथ कमेंट भी करिएगा कि आप यहां पे कंफर्टेबल हैं, आपको ये कैसी क्लास लग रही है। क्लास के साथ साथ आपको यहां पे जो नॉलेज दी जा रही है वो किस प्रकार की नॉलेज है, आप यहां पे सब कुछ अपना फीडबैक भी यहां पे बता सकते हैं। बाकी आपको मैं बता दूं कि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। इस क्लास में आपको सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, सारी चीजें जो यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको यहां पर पढ़ते हैं वो सब एग्जाम के हिसाब से पढ़ाया जाता है। और ये क्लास एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए भी आधारित है। यानी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए यहां पर तैयार हो रहे हैं, इसलिए ये क्लास इंपॉर्टेंट बनती है। दूसरा, आप यहां पे जब मेरे क्लास में जुड़े तो कॉपी और पेन लेके जरूर बैठा करें, क्योंकि जब हम खुद से लिखेंगे किसी भी चीज को तो वो हमें ज्यादा प्रिपेयर कराती है।
ज्यादा चीजों को याद रखने में सबसे ज्यादा फायदेमंद अगर कुछ होता है तो वो होता है हमारे द्वारा लिखा गया नोट्स, क्योंकि यहां से आप अपने अकॉर्डिंग, जो आपके अकॉर्डिंग सही है उस चीज को आप लिखते हैं। और मैं भी बहुत सारी चीजें बोलते निकल जाता हूं जो कि आप लिख भी नहीं पाते, या फिर मैं कह सकता हूं कि मैं यहां पे बोर्ड पे नहीं लिखता हूं और एग्जाम के हिसाब से वो भी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप उस चीज को भी नोट कर सकते हैं अपने। बाकी आपको पीडीएफ मिलेगा, लेकिन पीडीएफ जो मिलेगा वो आपको मिलने वाला है एक प्रकार से मेरे द्वारा लिखा हुआ, और आप जब खुद से लिखेंगे तो आपके द्वारा लिखा हुआ होगा, इसलिए हमेशा कॉपी पेन लेके जरूर बैठे। और आप यहां पे फिर जब हम पूरा कंप्लीट कर लें तो कंप्लीट करने के बाद आप इतना जरूर सोचें कि मेरे द्वारा कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, इसको भी कमेंट बॉक्स में आप बताएं, और आप हर क्वेश्चन के आंसर भी यहां पे बताते जाएं, जिससे आपको यहां पे फोकस बढ़ेगा और आप यहां पे अपने आप में इंप्रूवमेंट देखेंगे कि मेरे अंदर कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। और क्लास का आता है क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? कहता है यहां पे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के अध्यक्ष कौन हैं? आपको यहां पे इस क्वेश्चन में इंग्लिश पर फोकस करना है, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। तो इसकी बात कर रहे हैं, इसको फुल फॉर्म अगर आप चेक करेंगे तो ये फुल फॉर्म आपकी क्या बन जाएगी? ये फुल फॉर्म बन जाएगी NITI की। और इस NITI को देखोगे तो यहां पर आप इसे क्या कह दोगे? नीति आयोग कह दोगे। और आपको भी पता है नीति आयोग कब आया था, इसकी स्थापना कब की गई थी, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं, इसके CEO कौन होते हैं, और ये एक प्रकार की कैसी संस्था है और एक करती क्या है, आपको सारी चीजें यहां पे पता चलने वाली हैं। दूसरा क्या है, नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो आपको पता है नीति आयोग योजना आयोग की जगह पर आया था, और योजना आयोग खत्म हुआ, उसके बाद नीति आयोग बनाया गया, और ये कब हुआ? 1 जनवरी को 2015। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की क्या होती है? स्थापना होती है। और जब स्थापना की जाती है उसके बाद इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष CEO की बात की जाती है। तो मैं यहां पे आपको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं, तो वर्तमान की जब बात की जाएगी तो आपको सबसे पहले मैं बात करूं कि अध्यक्ष जो है, चाहे आप वर्तमान की बात करें चाहे आप यहां पे पुराने टाइम की बात करें, तो इसका जो अध्यक्ष होगा वो हमेशा कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा, यानी PM होगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो साथी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं उनका आंसर बिल्कुल सही होगा कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं ये क्या हैं? ये नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अब अध्यक्ष के अलावा यहां पे जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो और क्या पूछे जा सकते हैं कि इनके उपाध्यक्ष कौन हैं, यानी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं, और इसके अलावा यहां पर इनके CEO कौन हैं, क्योंकि यहां पे उपाध्यक्ष भी चुने जाते हैं और CEO भी चुने जाते हैं। उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपाध्यक्ष हो जाएंगे आपके सुमन बेरी। प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरपर्सन कौन है? उनका नाम है सुमन बेरी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या बनता है? CEO कौन है? तो उनका नाम है BR सुब्रमण्यम। तो ये कौन है? ये CEO हैं नीति आयोग के। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैंने यहां पे बता दिए, क्या क्या आपकी चीजें इंपॉर्टेंट बनती हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म यहां पे आपको दिखी गई है, इसके अलावा इसकी स्थापना, इसके अध्यक्ष, इसके उपाध्यक्ष, इसके CEO। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। ये करता क्या है? ये एक प्रकार का थिंक टैंक है। और थिंक टैंक क्या करेगा? ये सलाह देगा। सलाह क्या देगा? आप कोई पॉलिसी बनाना चाह रहे हैं तो उसकी सलाह देगा, आप कोई डेवलपमेंट करना चाहते हैं उसकी स्ट्रेटजी तैयार करके देगा, आप अगर यहां पे सतत विकास करना चाहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसकी रणनीति तैयार करके देगा, उसमें सजेशन देगा। इसके अलावा आप आर्थिक सुधार करना चाहते हैं तो उस पर भी काम करने का अधिकार किसी को है, तो वो भी आपका एक प्रकार से नीति आयोग का है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से सलाह देने का काम करता है, ये एक प्रकार से स्ट्रेटजी बनाने का काम करता है। और आपको यहां पर मैंने जो चीजें लिखाई हैं वो यहां पर भी आपको चीजें बता रहा है कि नीति आयोग क्या करता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये आपको पूरी तरीके से मैंने आपको यहां पे लिख कर दिया है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं नरेंद्र मोदी हैं जो कि आपके PM हैं, और ये क्या हैं? ये अध्यक्ष हैं किसके? नीति आयोग के, जिसको मैंने अभी आपको बता दिया। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं सुमन बेरी को, ये कौन है? ये उपाध्यक्ष हैं किसके? नीति आयोग के। और ये कौन है? ये CEO हैं अपने नीति आयोग के। इनका नाम क्या है? ये हैं आपके BR सुब्रमण्यम, ये हैं सुमन बेरी, और इनको आप सभी जानते हैं ये कौन है। ठीक है, काम वगैरह आपका यहां पे मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 क्या कहता है?
आपको पता है भैया, एक बात होगी, हमने नीति आयोग को समझ लिया। अब यूपीएससी की बात करते हैं। अब यूपीएससी में आपने मोस्टली क्या देखा होगा कि यहां पर आप आईएएस आईपीएस बनते हैं, लेकिन यूपीएससी वाली एक जो संस्था है, ये जो आयोग है, यहां पर अध्यक्ष चुने जाएंगे, यहां पर सदस्य चुने जाएंगे, और अगर चुने जाएंगे तो इन्हें कोई ना कोई तो नियुक्ति देता होगा, इन्हें कोई ना कोई तो यहां पे नियुक्त करता होगा। तो वो कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार, हटाने का अधिकार किसको है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके पास में 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आपको देखना है कि संघ लोक सेवा आयोग। तो आपको यहां पे ऑप्शंस के आंसर देने हैं, बाकी मैं आपको बता दूं, संघ लोक सेवा आयोग जिसे हम क्या कहते हैं, यूपीएससी कहते हैं। और यहां पे यूपीएससी की अगर बात करेंगे तो यहां पर इसका कोई अगर आर्टिकल पूछ लिया जाएगा तो आप आर्टिकल क्या बताएंगे, आर्टिकल बताएंगे कि यूपीएससी के आर्टिकल आपके 315 से स्टार्ट होते हैं और 323 तक रहते हैं। तो 315 से 323 के बीच में जो बात की जाती है वो किसकी बात की जाती है, यूपीएससी की बात की जाती है। अब यूपीएससी में 317वां आर्टिकल है, और 317वां जो आर्टिकल है ना, ये क्या करता है, ये बताता है कि राष्ट्रपति को अधिकार है यूपीएससी के किसी भी अध्यक्ष को, किसी भी सदस्य को हटाने का। तो अधिकार किसे दिया गया है, राष्ट्रपति को दिया गया है। तो ये क्या करेंगे, राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष और सदस्य को हटाया जाना किस में आता है, आपका आर्टिकल 317 में आता है। ठीक है, तो हटाने का अधिकार किसको हुआ, राष्ट्रपति को हुआ। तो आपको यह बात पता चल गई कि हमें यहां पे राष्ट्रपति के द्वारा इन लोगों को हटाया भी जा सकता है। तो आप यहां पे क्या आंसर बताएंगे, आप बताएंगे ऑप्शन नंबर डी। और भारत के राष्ट्रपति सभी को पता होंगे कौन है, जो द्रौपदी मुर्मू। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 3rd। क्या कहता है, बाकी क्वेश्चन नंबर 2 की जो डिटेल है वो मैंने आपको यहां पे दी है कि यूपीएससी अध्यक्ष और सदस्य की जो नियुक्ति है वो आर्टिकल आपका 316 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाएगी। आर्टिकल 316 के बाद में यहां पे त्याग पत्र भी अगर आपको देना है तो राष्ट्रपति को ही दिया जाएगा, और इसके अलावा अगर हटाने का अधिकार है वो भी राष्ट्रपति को है। तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति भी दी जाती है, त्याग पत्र भी देने का अधिकार राष्ट्रपति को है, और इसके अलावा पद से हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। यह भी दिया है किसमें, आर्टिकल 317 में। यानी 317 में नियुक्ति की बात करता है और 317 में किसकी बात करता है, हटाने की बात करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3rd। अब यहां पे बात की जा रही है कि जैसे आपके पास में कोई मतलब स्टेट है, और हर आपने अगर फिल्म में देखी हो जिसमें एक हैं वसूली भाई के नाम से काम करते हैं, और जो वसूली भाई है वो क्या करते हैं, वो भी राजस्व वसूलते हैं, जो आप पैसा दिया है वो उसको वापस मांगते हैं, या कोई विवाद है उनके बीच में उनका निपटारा करने के लिए। तो ऐसा ही उत्तर प्रदेश में है। जो पूछा जा रहा है कि इसमें से राजस्व बोर्ड, जो कि द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश है, इसकी स्थापना तो 1831 में होती है ब्रिटिश के दौरान, लेकिन कहां पे की गई है और ये करता क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप यहां पे क्या बताएंगे, अभी मिश्रा आ चुके हैं, प्रणाम भाई। इसके अलावा एएसपी जुड़ चुके हैं, एएसपी भाई बिल्कुल यहां पे आप आंसर जरूर दीजिएगा, जितने भी साथी जुड़ते जाएं। ठीक है, शेयर भी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3rd कहता है कि जो यहां पे राजस्व बोर्ड है, इस राजस्व बोर्ड को अधिकार क्या है, इसका कुछ काम है। तो काम क्या है, ये जमीन से जुड़े मामले देखता है। और जमीन से जुड़े मामले का मतलब क्या है, मान लीजिए जमीन में बीच में विवाद हो गया। अगर विवाद हो गया है तो उसे निपटारा करना है। अगर इस जमीन के बीच में कुछ बात आती है तो वहां पर टैक्स वसूलने का काम करता है कोई, तो कौन करेगा, यही करेगा, राजस्व बोर्ड करेगा। इसके द्वारा टैक्स वसूलने का काम किया जाता है। जमीन से जुड़े ज्यादातर मामले देखता है, अगर जमीनी विवाद होता है उसको निपटारा करने का भी यही काम करता है। और इसकी जो स्थापना है वो 1831 में की जाती है, लेकिन कब की कहां की जाती है, इसकी अगर बात करेंगे तो आप क्या बताएंगे कि इसकी जो इलाहाबाद, यानी जिसे आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, तो प्रयागराज जो है ये इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, या कह सकते हैं कि इसकी स्थापना इस उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में की गई है। बताइए किसका आंसर है, अभी मिश्रा बता रहे हैं डी आंसर। बहुत सही आंसर दिया है अभी मिश्रा ने। क्वेश्चन नंबर 3rd का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। मोस्टली आपको जो भी संस्थाएं मिलती हैं वो आपको इलाहाबाद
और इसके अलावा आपको लखनऊ में मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लखनऊ दिया नहीं था तो दिमाग में एक ही चीज आएगी कि इलाहाबाद होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आपको पता है कि सभी को पता है हमें एक मौलिक अधिकार प्राप्त था पहले, जो था संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को यहां पे पहले मौलिक अधिकार माना जाता था, लेकिन क्या हुआ कि मौलिक अधिकार से इसे हटा दिया और हटाने के बाद में इसे विधिक यानी कानूनी अधिकार बना दिया। और ये किया कब गया था, ये पूछा गया है। यानी जो हमें अधिकार दिया था संपत्ति का, वो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटाकर हमने यहाँ पे किसी संशोधन के द्वारा, क्योंकि किसी भी चीज को संविधान से हटाना है या किसी भी चीज को जोड़ना है तो आपको संविधान के अंदर संशोधन करना पड़ेगा। तो यहां पर यही बात की जा रही है, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में भारत के संविधान से हटा दिया गया। यानी जो कभी किसमें आता था, संविधान के मूल अधिकार में आता था, उसे हमने क्या कर दिया, विधिक अधिकार बना दिया। और ये जो हमने किया तो इसके लिए संशोधन करना पड़ा, यानी एक अमेंडमेंट करना पड़ा। और वो अमेंडमेंट कब किया गया, तो आपको ये भी याद रखिएगा, वो अमेंडमेंट किया गया 1978 में। 1978 में जो अमेंडमेंट किया गया वो कौन सा अमेंडमेंट था, वो 44वां अमेंडमेंट था। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि 44वां संविधान का संशोधन होता है और इसमें क्या किया जाता है, मौलिक अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया जाता है। यानी संपत्ति का जो अधिकार है उसे विधिक अधिकार बना दिया जाता है, कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कहीं ना कहीं तो जोड़ा जाएगा भैया, तो कहां जोड़ा गया, आर्टिकल 300A में इसको जोड़ा गया है। इस बात को नोट कर लेना। तो आर्टिकल 300A में संपत्ति का अधिकार दिया गया है और संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार माना जाता है, ना कि मौलिक अधिकार। और कब से इसको कानूनी अधिकार की मान्यता दी गई, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हमने यहां पे इसको क्या दिया, विधिक अधिकार दे दिया। ठीक है, अदा गौतम गुड आफ्टरनून। अभी मिश्रा का गलत हो गया, कोई बात नहीं है, एएसपी ने बता दिया है सी आंसर, और सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। जो लोग सी के साथ में हैं वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। और जितने भी साथी हैं यहां पे जुड़ने से पहले अपना शेयर जरूर कर दें। और अगर आपको ये सब बातें, ये जो नॉलेज है, ये सब पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आता है। 5 से पहले आपको यहां पे जो डिटेल मैंने बताई है वो सारी डिटेल मैंने आपको लिख के दी है कि 44वां संविधान संशोधन होता है आपका, और इसके बाद में क्या होता है, संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान से मौलिक अधिकार के रूप में हटा दिया। अब ये संवैधानिक नहीं, लेकिन ये क्या है, संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी यहां पे सारी चीजें दी हैं। पहले अनुच्छेद 31 का पार्ट था, यानी आर्टिकल 30 के तहत हमें संपत्ति का अधिकार दिया गया था। अब आपको आर्टिकल 300A के तहत ये कानूनी अधिकार है। ये सारी चीजें आपको मैंने यहां पे नोट करके दी हैं। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 5। आपको पता है कि हमारे यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो पहले ये केवल व्यापार करने आए थे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि भाई यहाँ के जो बादशाह हैं आपस में लड़ते रहते हैं, तो इसके बाद में ये भी धीरे धीरे क्या करने लगे, इसमें शामिल होने लगे। तो एक ऐसा युद्ध हुआ जिसके बाद में इनका क्या हुआ, शासन का स्थापित होने का एक कदम कहा जाता है। यानी उन्होंने एक पहला कदम अपनाया जिसके तहत यहां पे ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी थी, और वो कौन सा था, बक्सर का युद्ध। अब बक्सर का युद्ध लड़ा कब गया ये पूछा जा रहा है, और किसके बीच लड़ा गया ये पूछा जा रहा है। अब आपको पता है ब्रिटिशर्स तो होंगे ही, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी तो होगी ही, इसके अलावा कौन है जो इनसे लड़ा था। यानी ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के कदम में यहां पे जो लड़े थे वो जरूर हारे होंगे, और हारे होंगे तो इसका मतलब है उन्होंने यहां पे दीवानी जो दी थी, यानी जहां के ये थे वहां की दीवानी इनको देनी पड़ी होगी। तो यही बात स्टार्ट होती है बक्सर के युद्ध में। और बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया वो आपको बताना है कब लड़ा गया, और मैं बताता हूं ये किस किस के बीच लड़ा गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ने के लिए कौन कौन तैयार हुआ। एक था आपका नवाब मीर कासिम। ठीक है, अब नवाब मीर कासिम है तो कहीं ना कहीं का नवाब होगा, तो ये भी याद रखना ये कहां का नवाब था। तो आप क्या बताएंगे, तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी का नवाब था, यानी बंगाल का नवाब मीर कासिम। इसके बाद आपसे पूछा जाए कि यहां पे और कोई था, तो हां था, वो कौन था, नवाब सुजाद उद दौला। ठीक है,
नवाज जो थे शुजाउद्दौला, ये भी कहीं ना कहीं से थे। तो ये कहां से थे? ये अवध के नवाब हुआ करते थे। और इसके अलावा एक और था जिसका नाम था यहां पे मुगल बादशाह शाह आलम, यानी एक बादशाह थे हमारे जो थे मुगल बादशाह शाह आलम। उस टाइम पे बादशाह जो कौन थे, उनका नाम क्या था? शाह आलम द्वितीय। इन तीनों के द्वारा यहां पे लड़ा गया, किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध इन तीनों ने लड़ाई स्टार्ट की, लेकिन होता क्या है, ये हार जाते हैं। और हारने के कारण यहां पे क्या होता है, यहां पे अंग्रेजों की जो जीत होती है, वो जीत होने के बाद में यहां पे बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो थी वो किसको मिल जाती है? वो यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाती है। और यहीं से ब्रिटिश शासन की नींव रख जाती है। और ये युद्ध जब लड़ा गया था, वो ईयर कौन सा था? तो वो 1764 में लड़ा गया था। यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए किसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी? एएसपी ने आंसर दिया है, बाकी किसी ने आंसर नहीं दिया है। भाई कम से कम आंसर तो दो। मैं इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, तो कम से कम आपको आंसर तो देने चाहिए कि हाँ चीजें हमें पता चल रही हैं। तो जो नया पता चला है उसको बता दो, और जो आपको खुद को पता है वो बता दो। इतना तो कर सकते हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 6 और 5 में जो जो चीजें हैं मैंने आपको यहां पे बताई हैं। ये कहां पे? बिहार के बक्सर जिले में हुआ था, इसलिए इसे बक्सर का युद्ध कहते हैं। दूसरा, ये 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था, और इस बक्सर का नाम मैंने बता ही दिया। किसके बीच हुआ था? बंगाल, अवध के नवाब और मुगल बादशाह की सेना ने अंग्रेजों के विरोध में युद्ध लड़ा था। और यहां पे अंग्रेजों की जीत हो जाती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्षेत्रों पर अधिकार करना स्टार्ट कर दिया। और जिसके बाद में क्या होता है, धीरे 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 ईस्ट इंडिया का शासन भारत पर होने लगता है। और इसी कारण ये 200 साल यहां पे राज कर जाते हैं, और फिर हमें आजादी मिलती है 1947 यानी 1947 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 6। अब यहां पे 6 जो है वो जियोग्राफी का क्वेश्चन है, या फिर से एनवायरनमेंट का क्वेश्चन कह सकते हैं। लेकिन यहां पे पूछा क्या जा रहा है, जैसे आप फसलें उगाते हो, और फसलें उगाओगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसकी बुआई करना पड़ेगा, और बुआई करेंगे तो फिर उसके बाद में उसकी कटाई होगी। ठीक है, अब आपको पता है कि ये एक टाइमली होती है, तो इस टाइम का मतलब है कि एक टाइम के बाद में एक फसल हो जाएगी। जब उसने की कटाई कर दी तो फिर दूसरी फसल उगा देते हैं, तो यहां पर उसकी कटाई कर दी तो तीसरी फसल उगाते हैं। इस चीज को क्रमबद्ध हम जो करते हैं इसे कहते हैं क्या? इसे हम क्रॉप साइकिल के नाम से जानते हैं, यानी फसल चक्र के नाम से जानते हैं। ऐसा ही यहां पे पूछा जा रहा है कि रबी की फसल जो होती है ना, इसका सबसे सही वर्णन, या फिर कह सकते हैं इनमें से कौन सी जो जोड़ी है, कौन सा पेयर है जो रबी की फसल के टाइम पे होता है, या रबी की फसल के टाइम पे यहां पे जो कटाई की जाती है, फसल होती है, वो इनमें से कोई है। तो आपका आंसर आना है। तब तक मैं आपको बता दूं कि रबी की जो फसल होती है, तो रबी की फसल सबसे पहले क्या होगा? इसकी बुआई की जाएगी। और बुआई जो की जाती है, ये बात याद रखना कि इसकी बुआई कब की जा रही है? अक्टूबर के टाइम पे की जाती है, यानी अक्टूबर नवंबर के टाइम पे की जा रही है। अब इसका मतलब क्या है कि अब इसे, यानी ऐसी फसलों को क्या चाहिए? टेम्परेचर कम चाहिए, इसलिए यहां पे अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है। ठीक है, अब बोआ जाएगा तो कटाई भी की जाएगी। वो कब की जाएगी? तो ये फरवरी मार्च में फसलें जो होती हैं इनकी कटाई कर ली जाती है। इसके अलावा आपको याद ये रखना है कि यहां पे होता क्या क्या है। तो रबी की फसल में आपने देखा होगा कि हमें मार्च के टाइम पे गेहूं, गेहूं के अलावा आप देखेंगे जौ, जो कि आप होली के टाइम पे एक दूसरे को जौ देते हो, वो चीज। इसके अलावा आप देखेंगे चना, चना के अलावा आप देखेंगे जो होता है मटर, मटर भी आपको इसी टाइम पे देखने को मिलती है। सरसों जो है वो भी आपको इसी टाइम में देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो आलू है ये भी आपको इसी टाइम पे देखने को मिलता है। तो आप खुद सोच लीजिए इसमें से कौन सा हो सकता है। तो आप यहां पे बताएंगे कि मूंगफली सरसों गलत हो जाएगा, कपास जूट गलत हो जाएगा, गेहूं और जौ बिल्कुल सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पे होने वाला है। और यहां पे आंसर दिया है किसने? आदित्य कुमार कह रहे हैं सर ग्रुप डी वाला साइंस करवा देंगे आप, अच्छा दिखता है 2022 वाला साइंस।
गुड आफ्टरनून गीता, गोलू सोनी सी आंसर दिया है। मैं हाँ जी बिल्कुल गीता आ सकते हो, क्यों नहीं आ सकते। गोलू सोनी ने आंसर दे दिया है। भाई आदित्य कुमार, उसको भी धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया जाएगा क्योंकि अभी उस टाइम पे पैट की क्लासेस चल रही हैं, इस वजह से वो टाइम जो है वो आपका घिरा हुआ है। जैसे ही वो टाइम खाली होगा उस टाइम पे आपकी ग्रुप डी की क्लासेस भी जो चल रही थी साइंस की, वो प्रैक्टिस सेट फिर से स्टार्ट कर दी जाएंगे। लेकिन वो 40 सेट भी इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो मैंने 40 प्लस सेट करा दिए हैं तो वो भी आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो आप उनकी भी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर सकते हैं, आप वहां से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बाकी आपके आगे की क्लासेस वो भी कंटिन्यू कर दी जाएंगी, ठीक है। चलिए, बाकी मैंने यहाँ पे आपको रबी और खरीफ के बारे में बता दिया है, और कौन सी फसल किस टाइम पे होती है वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। खरीफ की जो फसल होती है, जो कि आपका अभी जो टाइम चल रहा है, इसे हम मानसून सीजन कहते हैं, इसलिए इसे मानसून क्रॉप भी कहा जाता है। इसको पानी की आवश्यकता ज्यादा है, इसलिए इस टाइम पे ऐसी फसल की जाएगी जिसे पानी की ज्यादा आवश्यकता होगी। लेकिन रबी के टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे इसे यानी सर्दी, यानी इसको टेम्परेचर कम चाहिए, और एक फसल होती है जायद की, इसे समर क्रॉप के नाम से जाना जाता है, यानी इसे गर्मी में होती है, और ये ज्यादातर ऐसी फसल होगी जिसके अंदर हमें पानी मिलने वाला है, जैसे जैसे आपका तरबूज, जैसे आपका खरबूज, खरबूज के अलावा ककड़ी जो आती है, इसके अलावा खीरा जो आपको देखने को मिलता है, हरी सब्जियां जो होती हैं वो आपकी जायद की फसलों में होती हैं, इसलिए आपका आंसर यहां पे जायद का हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, नेक्स्ट आएंगे, बिल्कुल गीता, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 7। आपको पता है कि सरकार वही खर्च करती है, बिल्कुल करती है। अब खर्च करेगी तो उसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ बिल भी बनाने पड़ते हैं। अब एक बिल जो है उसका नाम है मनी बिल, धन विधेयक। अब धन विधेयक जो बनाया जाता है, अब इसको क्या करना है, इसको मनी बिल साबित करना है। तो मनी बिल ये बिल है या फिर नहीं है, इसका अधिकार किसको है, तो वो लोकसभा अध्यक्ष को है। और लोकसभा अध्यक्ष को होने के साथ साथ मनी बिल जो होगा वो हमेशा हमेशा लोकसभा में पेश किया जाएगा। और ये बात आप याद रखना कि इसका जो आर्टिकल है वो कौन सा है, 110 आर्टिकल है। यानी आर्टिकल 110 में कहा गया है कि कोई बिल अगर मनी बिल है या फिर नहीं है, इसका अधिकार किसे है, लोकसभा अध्यक्ष को है, और ये केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता, और इसके खिलाफ आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। इस बात को भी आप याद रखिएगा। और यहां पे जो आंसर दिया है एएसपी ने दिया है और आदित्य ने दिया है, सी आंसर बिल्कुल सही है। और यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी हो जाएगा। बाकी आपको यहां पे मैंने पूरी डिटेल लिख के दी है, आपको जो भी डिटेल चाहिए वो सारी आपको यहां पे दी गई है। मैंने बताया लोकसभा में पेश किया जाता है, बिल्कुल लिखा है कि लोकसभा में पेश किया जाता है। इसको लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा को भेजा जाता है। 14 दिनों के भीतर राज्यसभा को इसे मंजूर करना होता है, वरना पारित नहीं माना जाएगा, या पारित मान लिया जाएगा, सॉरी पारित मान लिया जाएगा। यानी आप सबसे पहले लोकसभा में ही पेश करेंगे, राज्यसभा में पेश नहीं कर सकते। लेकिन आपको पारित करने के बाद राज्यसभा में भेजना होगा, और राज्यसभा को 14 दिन के अंदर इसको क्या करना है, इसको यहां पे मंजूर करना है। अगर वो नहीं करते हैं तो इसे पास मान लिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहां पर आपको सारी चीजें ये और दी गई हैं कि अनुच्छेद 109 से लेके 117 तक आपको यहां पे बंद दिए गए हैं, किससे रिलेटेड है, मनी बिल से रिलेटेड है। और यहां पर राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है, यानी सिफारिश किसकी लगती है, वो लगती है आपकी राष्ट्रपति की। सारी चीजें आपको मैंने यहां पे डिटेल दी हैं, आप यहां से पढ़ सकते हैं। बाकी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अदा गौतम ने आंसर दिया 110, बहुत अच्छा आंसर है, 110 आर्टिकल है, बहुत ही सही आंसर दिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आपको पता है भाई, आप वोट डालते होगे, सभी डालते हैं वोट, जितने भी हैं। अब सब तो नहीं डालते भाई, कह रहे हैं, मैंने बोला सब डालते हैं, लेकिन सब नहीं डालते भाई। सब नहीं डालते तो वही कोई एज होगी, कोई एज लिमिट होगी। तो वोट डालने का जो अधिकार है वो हमारा कितना है, 18 वर्ष है। अब लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए, ये 18 वर्ष नहीं था पहले, ये तो 21 वर्ष हुआ करता था। लेकिन आप सोचोगे 21 वर्ष था तो फिर इसमें चेंज किया हो गया होगा, और चेंज किया गया होगा तो संविधान में संशोधन करना पड़ा होगा, और संविधान में संशोधन करना पड़ा है। तो यहां पर यह बात आपको याद रखनी है कि वो संशोधन कौन सा था, कौन सी ईयर में हुआ था, कौन सा आर्टिकल है, ये सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं। तो यहां पे क्या कह रहा है, किस संवैधानिक संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की जो आयु है वो 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो आंसर है आपका 61वां संशोधन। और ये 61वें संशोधन की अगर मैं बात करूं तो 61वां संशोधन कब हुआ था, 1989 में। तो 1989 में आपको ये अधिकार मिला था,
यानी जो 18 साल के हो चुके हैं या आगे जाके कभी भी वो 18 के होंगे तो वो वोट डालने का अधिकार रखते हैं। और ये बात कहां लिखी हुई है? आर्टिकल 326 में लिखी हुई है। यानी आप जो वोट डाल रहे हैं ना 18 साल में, वो कहां लिखी है? 326 में। और आर्टिकल 326 के अकॉर्डिंग आप वोट डाल सकते हैं अगर आप 18 के हो जाते हैं। और 18 का वोट डालने का अधिकार किस कब मिला है? तो 61वें संशोधन में मिला है। तो 61वां संशोधन किया गया था 1989 में। तो यहां पे एएसपी आदित्य कुमार, गोलू, अदा, गीता सबने आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। 1989 में 61वां संशोधन, और एज कितनी? 21 से घटाकर 18। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। कंप्यूटर सभी चलाते हैं? बिल्कुल चलाते हैं। अब कंप्यूटर चला रहे हो तो पहले सबसे पहले क्या होगा? कंप्यूटर का ये पता होना चाहिए कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। अब कंप्यूटर का आविष्कार होगा तो वही उसमें चीजें और भी मिलती हैं। आप देखते हैं कि उसके अंदर माउस भी होता है, उसके अंदर कीबोर्ड भी होता है, उसके पास में यहाँ पे इंटरनेट भी होता है। और इंटरनेट में जो हम यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हैं, ये सारी चीजें वहाँ पे मिलती हैं। कोई भी साइट खोलेंगे तो www डॉट करके खोलेंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीजों की बात की जा रही है। तो आपसे माउस का पूछा है उसने, तो माउस का आविष्कार किसने किया? बाकी आपको ये मैं वाक्य बता देता हूं कि कंप्यूटर के आविष्कार की अगर बात की जाती है तो कंप्यूटर का आविष्कार करते हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज के अलावा आप यहां पे एक नाम देख पा रहे हैं, डगलस एंजल वर्ट। तो डगलस एंजल वर्ट ने कंप्यूटर के साथ साथ यहां पे माउस की खोज की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आप कहेंगे कि सर टिम बर्नर्स ली भी तो हैं, इन्होंने भी कुछ किया है। बिल्कुल किया है। इन्होंने www जो आप वेबसाइट को ओपन करने के लिए 3 W का यूज करते हैं ना, तो इसको खोजने वाले, इसका आविष्कार करने वाले वो कौन थे? वो थे टिम बर्नर्स ली। और इसे कहा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो www है, इसका फुल फॉर्म है। तो पहले, दूसरे और तीसरे W का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वर्ल्ड वाइड वेब है। बाकी W के नीचे आपको पैसा मिलने वाला है, धमाल में आपने देखा ही है। ठीक है। एएसपी, आदित्य, गीता तीनों ने आंसर बता दिया है। इसके अलावा भाई और जो आंसर दे देते गायब, देखा करो आंसर अगर आपके आ रहे हैं तो चीजों को देखो, नहीं आ रहा है तो आप बताओ कि सर इसका आंसर नहीं पता है। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। आपको पता है कि हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, इससे भी रिलेट करके आंसर पूछे जाते हैं और ये बायो का हिस्सा बन जाता है, बायोलॉजी का हिस्सा है। और अगर बायोलॉजी का हिस्सा है तो इसका हमारे बॉडी के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं, वो क्रियाएं जो हैं वो कोई ना कोई सिस्टम चलाता है। अब सिस्टम क्या है? एक सिस्टम है जिसे कहते हैं डाइजेस्ट सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? कई सारे ऑर्गन होते हैं, तब जाकर आपका सिस्टम बनता है। आप पता है, आप खाना खाते हैं मुंह के द्वारा, एक आपका ऑर्गन यहां से स्टार्ट हुआ। इसके बाद खाना जाएगा आपकी श्वसन नली, सॉरी, फूड पाइप के द्वारा। फूड पाइप के द्वारा खाना कहां जाएगा? आपके पेट में जाएगा, जिसे हम आमाशय कहते हैं, स्टमक कहते हैं। और पेट में जब खाना यहां पे क्या हो जाता है? HCl मिलाता है, और HCl के कारण वो एसिडिक हो जाता है। और एसिडिक खाना जैसे ही छोटी आंत में जाता है, वहां पर काम करने लग जाता है लीवर। इसका काम क्या है वहां पे? इसका काम है ये कि ये बाइल जूस का सेक्रेशन करता है। क्या करता है? बाइल जूस का सेक्रेशन करता है। और बाइल जूस कहां जाके स्टोर होता है? तो आपके गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर होता है, जो कि आप देखते हैं कभी कभी इसको निकाल दिया भी जाता है जब कभी हमें क्या होती है, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाती है तब। और ये करता क्या है बाइल जूस? ये खाने को क्षारीय बनाता है। क्या करता है? ये खाने को क्षारीय बनाता है। इसलिए यहां पे बाइल जूस जो है क्षारीय बनाने का काम कर रहा है। और ये बना किसकी वजह से रहा है? लीवर से। बाइल जूस कहां से आ रहा है? लीवर के द्वारा। और सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे शरीर में पूछ ली जाए तो वो कौन है? वो भी लीवर है। और ये आपकी एंडोक्राइन है या एक्सोक्राइन है? एंडोक्राइन का मतलब है कि वो हार्मोन्स का सेक्रेशन कर रही है, लेकिन लीवर हार्मोन्स नहीं बना रहा। लीवर एक एंजाइम दे रहा है जिसका नाम है बाइल जूस, और इसके अंदर एंजाइम्स हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये एक्सोक्राइन है, यानी आपकी बहिर्स्रावी ग्रंथि है। तो बताइए किसका आंसर आया है? ए गोलू सोनी, स्टडी गीता, अदा गौतम। आंसर आप अदा गौतम का सी आंसर। सी आंसर क्या है? थाइमस ग्रंथि। ये एक बात नोट कर लो, आंसर आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही नहीं है, इसके अकॉर्डिंग सही नहीं है, लेकिन थाइमस ग्रंथि बड़ी जरूर होती है। अब आप कहेंगे बड़ी होती है तो लीवर यहां पे क्यों बताया है? तो आपको ये भी आंसर मैं दे देता हूं कि थाइमस ग्रंथि जो होती है ना, ये बड़ी तो होती है, लेकिन ये ना कैसी है? अंतःस्रावी ग्रंथि है।
ठीक है, ये कैसी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगर आपसे पूछ लिया जाए शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी कौन सी है, तो वो है आपकी थाइमस ग्रंथि। ठीक है, थाइमस नहीं, सॉरी 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 सॉरी, थाइमस नहीं, थायराइड ग्रंथि। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है, जो कि गले में पाई जाती है। कौन सी है? थायराइड, जो कि आपके गले में पाई जाती है, और ये मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ पे आप देखते हैं कि इसके आयोडीन की जो हमें जरूरत होती है वो इसके लिए जरूरत होती है, और इसके द्वारा यहाँ पे क्या निकाले जाते हैं? हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। तो अंतःस्रावी हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है, बहिर्स्रावी एंजाइम्स का सेक्रेशन करती है। तो आपकी बॉडी में हार्मोन्स का सेक्रेशन जो हो रहा है, हार्मोन्स मिलते हैं, कहते हैं ना हार्मोन्स की कमी ज्यादा, इसके अंदर हार्मोन्स ज्यादा हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये सब बात कर रहे हैं ग्लैंड की, और वो ग्लैंड कौन सी है? बहिर्स्रावी, सॉरी अंतःस्रावी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेट नहीं चल रहा है, नेट नहीं चल रहा है, नेट नहीं चल रहा है, भाई चल रहा है, हमारा तो चल रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान दो, हमारा तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये मैंने पूरा लिख के दिया है। यकृत होता क्या है, ये आपको दिख रहा है ना, ये पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये लीवर वाला पार्ट है, इसे यकृत कहा जाता है। और यहाँ पर क्या होता है? ये पेट के जस्ट ऊपर होता है। यहाँ से क्या होता है? बाइल जूस निकल के जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, लीवर इसमें क्या करता है? बाइल जूस मिलवा देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 11। आप जानते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर यानी अपने इंडिया में अखिल भारतीय सेवाएं हैं, और अखिल भारतीय सेवाएं हैं, तो यहां पूछा जा रहा है कौन से भाग में है? तो संविधान में होगा इसका मतलब, और संविधान में है तो ऑल इंडिया सर्विस के नाम से है। आपको मालूम होना चाहिए कि भाग हमारे पास ऐसा कौन सा है जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की जा रही है। तो पहले मैं बता दूं कि हमारे पास में आर्टिकल कौन सा होता है, तो आर्टिकल की बात कर लेते हैं। तो 309 से स्टार्ट होता है, और 309 से स्टार्ट होगा तो 323 तक है। तो यहां तक हमारे पास में क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं की बात की जा रही है। इतनी समझ में आ गया? यानी ऑल इंडिया सर्विस की बात की जा रही है, प्रशासनिक सेवाओं की बात की जा रही है, सेवाओं की बात की जाएगी, सेवा शर्तों की बात की जाएगी। वो कहां पे होगा? वो यहां पे, यानी 309 से लेकर 323 के बीच में होने हैं। और आप सभी जानते हैं कि लोग क्या बनते हैं? आईएएस बनते हैं। ये क्या है? अखिल भारतीय सेवा। आप देखते हैं कि लोग आईपीएस बनते हैं, क्या है? ऑल इंडिया सर्विस। आप देखते हैं आईएफएस बनते हैं, क्या है? ये भी ऑल इंडिया सर्विस। और यहां पे ऑल इंडिया सर्विस में कितनी सर्विस आती हैं? 3 सर्विस आती हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। और ये कौन से पार्ट का हिस्सा है? तो 14 का हिस्सा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। और यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। गोलू सोनी ने और एएसपी ने, स्टडीज लाइव ने, सबने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ में यहां पर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो यूपीएससी जो क्या एग्जाम कराता है, एग्जाम कंडक्ट कराता है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनते हैं, तो यहां पर वो आईएएस, आईएफएस, आईपीएस जो कहलाते हैं क्या? ऑल इंडिया सर्विसेज का पार्ट होते हैं। और ये जो हैं आर्टिकल भारत के संविधान में भाग 14 के आर्टिकल नंबर 309 से लेकर 323 तक दिया गया है। इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? हमारे यहां पे एक आंदोलन हुआ था, जिसे हम क्या कहते हैं? अलीगढ़ आंदोलन कहते हैं। ठीक है, तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक पूछे हैं, लेकिन ये है क्या अलीगढ़ आंदोलन? तो ये एक ऐसा आंदोलन जिसमें इस्लामी आंदोलन की बात की जाती है, जिसमें मुसलमानों की बात की जाती है, मुसलमानों के अंदर यानी सुधार की बात की जाती है, मुसलमानों में धार्मिक सुधार की बात की जाती है, मुसलमानों के अंदर शिक्षा का प्रचार किया जाता है, आधुनिक शिक्षा का प्रचार जो किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? यहां पे आंदोलन जो किया गया उसका नाम था अलीगढ़ आंदोलन। और ये मुस्लिमों के लिए जो किया गया धार्मिक सुधार, शिक्षा का प्रचार प्रसार, तो ये सब किसके द्वारा किया गया? तो यहां पर वो संस्थापक कौन कौन थे? उनका नाम था सैयद अहमद खां। क्या नाम था उनका? सैयद अहमद खां। और इस सैयद अहमद खां के द्वारा दास प्रथा को समाप्त करने का भी प्रयास किया गया था। और इन्हीं के द्वारा 1875
अब वॉइस आ रही है, एक बार चेक कर लेना है सर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वो वॉइस ऑफ होगी मुझे लग रहा है, आवाज आ गई, ठीक है आ चुकी है, तो आप कम से कम कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ आवाज आ चुकी है। वॉइस क्लियर है? चलिए, वॉइस आ चुकी है। मैं दोबारा से बता देता हूं, भारत में अलीगढ़ आंदोलन किया गया था और यह अलीगढ़ आंदोलन एक प्रकार का इस्लामी आंदोलन था, यानी केवल मुसलमानों का आंदोलन था। और इसमें मुसलमानों की धार्मिक सुधार की बात की गई थी, मुसलमानों की शिक्षा की बात की गई, शिक्षा के प्रचार की बात की गई और मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रचार किया गया, जिसके कारण सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल का ओपन किया था, यानी इसकी ये स्थापना की थी। और 1875 में जैसे इसकी स्थापना की थी, उसके कुछ टाइम बाद यानी 1920 में इसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया गया। यानी इसी वजह से कहा जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी, क्योंकि उन्हीं का स्कूल था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, इसको कन्वर्ट कर दिया गया यूनिवर्सिटी में। इसलिए यहां पे बात क्या होगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है आपको, यहां पे भारत के अंदर चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करता है, यानी बाल लिंग अनुपात की बात करता है। अब आपके माइंड में क्या आएगा कि बाल लिंग अनुपात होता क्या है, यानी यहां पे सेक्स रेशियो की बात की जाती है, ये होता क्या है। तो आप इस बात पे ध्यान रखिएगा कि जो 1000 पुरुष हैं, 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होगी, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, हम उसे सेक्स रेशियो के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहां पे बात की जा रही है कि भाई बचपन में बच्चे होते हैं, और बचपन में अगर बच्चे हैं तो बाल, वहां पे जो सेक्स रेशियो निकाला जाता है उसे चाइल्ड सेक्स रेशियो कहेंगे। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो भारत में कितना है, तो आप क्या बताएंगे कि भारत में बाल लिंग अनुपात, तो आपको यह पता होना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चों में अगर 1000 लड़कों को लिया जाए तो 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी है, 919 है। तो ये भारत का चाइल्ड सेक्स रेशियो है। लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग है, ये बात याद रखना, सेंसस 2011 यानी जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग बताया है। अब मान लीजिए इसमें मैं अगर ये कहूं कि सबसे ज्यादा कहां पर है, कहां पर है सबसे ज्यादा अनुपात, और पूछ लिया जाए कि भाई सबसे ज्यादा है तो सबसे कम भी होगा, तो दोनों बता दो सर। तो मैं दोनों ही बता देता हूं कि सबसे ज्यादा अनुपात जो है ये कहां पर है, ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर 1000 लड़कों पर 972 लड़कियां हैं। यानी ये कहां की बात कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। ऐसे ही सबसे कम की बात की जाएगी तो 1000 लड़कों पर यहां पे लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 830 है। और ये कहां पर है, ये हरियाणा की बात करता है। और ये मैंने पूरा आपको चाइल्ड सेक्स रेशियो बता दिया। और चाइल्ड माना किसे जा रहा है, यानी बाल लिंग अनुपात में जो एज है वो कौन सी है, तो वो होगी आपकी 0 से 6 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही होगा। बताइए ऑप्शन नंबर डी किसका सही है, तेरे का डी, तेरे का डी, तेरे का डी, बिल्कुल गोलू सोनी, गीता और इसके अलावा एएसपी, इन लोगों ने बहुत सही आंसर दिया है, डी आंसर बिल्कुल सही है। 6 वर्ष तक के बच्चों को हम बाल लिंग अनुपात में जोड़ते हैं। और यहां पर रेशियो का मतलब होता है 1000 लड़कों पर महिलाओं की यानी लड़कियों की संख्या कितनी है। और अगर लिंग अनुपात की बात की जाएगी तो लिंग अनुपात का मतलब है कि पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो यहां पर अगर आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया जाता तब आप क्या बताते कि इसका आंसर हो जाता 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। ये हमारा सेक्स रेशियो कहलाता है, भारत का सेक्स रेशियो, ठीक है। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं, मैंने आपको यहां पे पूरा निकाल के दिया है, यानी सेक्स रेशियो सेंसस ऑफ इंडियन 2011, यहां पर हाईएस्ट सेक्स रेशियो बताया गया है, जो कहां पर है, केरल में है, 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं, ये कहां पर, केरल में। और हरियाणा में सबसे कम है, 1000 पर 877, ठीक है। इसी प्रकार से भारत का कितना है, 1000 पर 943। ये बात याद रखना कि भारत में सेक्स रेशियो कितना है, तो वो है आपका 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। और बाकी चीजें आपको नोट कर लेनी है, ये पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा गया है, ये बात नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट 14। आपने नोट किया होगा कि
एक साइबर सिक्योरिटी की बात की जाती है। भारत में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कोई हमला होता है या फिर उस हमले से निपटना है तो उस निपटने के लिए हमारे यहाँ पे कोई संस्था होगी, और अगर संस्था है तो वो किसी ना किसी मिनिस्ट्री के अंडर होगी, और वो मिनिस्ट्री के अंडर कोई संस्था है वो आपकी कौन सी है, सीईआरटी है। तो बताइए सीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है? तो आप यहां पे बताइए। बाकी मैं आपको और चीजें जो एक्स्ट्रा की नॉलेज है वो मैं आपको बताता हूं कि सर्ट इन जो है या फिर कहते हैं सीईआरटी जो है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। तो आप याद रखना ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, किसके अंदर काम कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है कौन, सर्ट इन। ठीक है, इस मिनिस्ट्री के अंडर कौन, CERTIN। और यहां पे IN का मतलब क्या है, इंडिया है। बाकी CERT का मतलब क्या है वो आपको बताना है। तो कितने लोगों ने इसका आंसर दिया है बताइए, कितने लोगों का आंसर सही है? प्रिंस कह रहे हैं 8 अगस्त का एग्जाम है। किसका एग्जाम है भाई? इसके अलावा ASP का C तुक्का है, राकेश शर्मा बता रहे हैं C और गोलू बता रहे हैं B। तो आप यहां पे याद रखिएगा एक चीज बताइए, अगर साइबर सिक्योरिटी की बात आ रही है, मैंने बोला शुरुआत में ही साइबर सुरक्षा से जुड़ा है भैया। साइबर सुरक्षा से जो भी खतरे होते हैं, यानी साइबर से रिलेटेड कोई भी आपको खतरा होता है, वो खतरों से निपटना है तो एक प्रकार की ये इमरजेंसी है। और अगर इमरजेंसी है तो आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा और इसके लिए एक टीम बनानी पड़ेगी। और ये आपकी इमरजेंसी पर एक टीम बनानी है तो इसकी सुरक्षा के लिए हमारे पास क्या होंगे, कंप्यूटर होंगे। तो आप क्या कहेंगे, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, का सी से हो जाएगा आपका कंप्यूटर, ई से हो जाएगा क्योंकि इमरजेंसी है तो कंप्यूटर इमरजेंसी हो गई, और आपको रिस्पांस देना है तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही होगा। इसकी जो स्थापना की जाती है ये भी याद रख लेना, स्थापना का वर्ष जो है वो 2004 है। 2004 में इसकी स्थापना की जाती है और इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है जो कि आपका क्या है, न्यू दिल्ली है। बताओ डी आंसर किसका आया था, डी आंसर। सी का तुक्का लगाया था गोलू राकेश ने, इसके अलावा एएसपी ने, और गोलू ने भी आंसर बताया था बी। इसके साथ गीता का आंसर सही है, डी आंसर। बहुत ही अच्छा आंसर है गीता का। बाकी किसी का भी आंसर नहीं आया, सबका गलत है भाई, सबका गलत है। तभी तो कहते हैं जो चीज़ गलत होगी उसको सही करने का काम हमारा है। जो भी आपसे गलती होगी वो सब इंप्रूवमेंट होगा हमारे साथ में। यहां पर आपके सामने यहां पे सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं भाई, हम लोग एक चीज़ नोट करते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे मैदान हैं भाई। हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी के अंदर मैदान है, पहाड़ भी हैं, पठार भी हैं, लेकिन घास के मैदान भी अलग अलग पाए जाते हैं। अब घास के मैदान हैं तो उनके कहीं ना कहीं नाम अलग अलग होंगे। हर जगह पर अलग अलग जगह है, अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग क्लाइमेट है, तो इसकी वजह से यहाँ पर मैदान भी अलग अलग होंगे। तो हमने क्या क्लाइमेट के आधार पर बांट दिया कि ये बताइए, एक होते हैं उष्णकटिबंधीय और एक होंगे शीतोष्णकटिबंधीय। ठीक है, उष्णकटिबंधीय की अगर मैं बात करूंगा तो मान लीजिए उष्णकटिबंधीय में एक मिलता है जिसे हम कहते हैं सवाना। सवाना के अलावा आप देखेंगे यहां पे एक मिलता है जिसे हम कहते हैं लानोस। ठीक है, मैं इतना ही बात कर लेते हैं, इतनी सी बात करते हैं। सवाना जो मिलता है ये आपको कहां मिलता है, ये मिलता है आपको अफ्रीका में। ये आपको कहां मिलेगा, वेनेजुएला में। लेकिन हमसे उष्ण तो पूछा नहीं है, हमसे तो शीतोष्ण के बारे में बात की है और हम बताए जा रहे हैं उष्ण के बारे में। तो चलिए शीतोष्ण की भी बात कर लेते हैं। आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, एक नाम सुना होगा जिसे आप कहते हैं प्रेयरी। तो शीतोष्ण घास के मैदान जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेयरी कहते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा पंपास। पंपास के अलावा आपने सुना होगा बेल्ड। बेल्ट के अलावा आपने यहां पे डाउन्स नाम से सुना होगा और एक सुना होगा आपने स्टेपी। तो आपसे यही चीज पूछी जाती है कि ये जो घास के मैदानों के नाम मैंने बताए ना, ये कहां कहां पर स्थित हैं, यहां पर यही चीज पूछी जा रही है। तो आप क्या बताओगे कि सर प्रेयरी जो घास का मैदान है ये तो हमें यूएसए में दिखता है, और यूएसए के अलावा पंपास की बात करेंगे तो यहां पर ही क्या है, एक कंट्री जिसका नाम क्या है, अर्जेंटीना है, जो कि साउथ अमेरिका में पड़ती है। बेल्ट की बात करेंगे तो ये तो हम पहुंच गए अफ्रीका, लेकिन अफ्रीका में तो सवाना है,
तो वहां पर शीतोष्ण मैदान भी मिलते हैं क्योंकि वो मकर रेखा के पास मिलता है, इसलिए क्या होगा, ये हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका। डाउन्स जहां पे पिच बाउंस है, कहां पे बाउंस है, ऑस्ट्रेलिया में, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। और स्टेपी की बात करेंगे तो यह है, ये कहां मिलने वाला है, एशिया में मिलने वाला है, जहां पर शीतोष्ण मैदान होंगे, जहां पर शीतोष्ण टेम्परेचर होगा वहां पर आपको मिलने वाला। बताइए बेल्ट कहां मिला, अफ्रीका में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बताइए कितनों का आंसर सी है, अदा का आंसर है अफ्रीका, गीता का आंसर है अफ्रीका, राज का भी आंसर आ चुका है, और इसके अलावा प्रिंस कह रहे हैं इकोनॉमी बता दो भाई, चल क्या रहा है और ये बताना क्या है, राकेश शर्मा सी कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारत में एक प्रथा पता नहीं कैसे स्टार्ट हो गई थी जिसे हमने कहा सती प्रथा। और इस सती प्रथा का मतलब क्या था कि जब कोई किसी भी महिला का पति जो होता है, अगर वो किसी भी वजह से एक्सपायर हो जाता है तो महिलाओं को उसके साथ में ही सती कर दिया जाता है या फिर उसकी चिता के साथ में ही जला दिया जाता था, यानी जिंदा को। तो इस चीज का क्या किया गया, विरोध किया गया, यानी विधवा विवाह हमारे यहाँ नहीं होते थे, लेकिन अगर वहां पे महिला का पति एक्सपायर हो जाए तो उसको उसके साथ जला दिया जाता था। तो यहां पर क्या हुआ, इसका विरोध, क्योंकि ये प्रथा वास्तव में अच्छी नहीं थी, इसका विरोध होना स्टार्ट हुआ। अब सती प्रथा का विरोध हुआ, अब विरोध करने वाला कोई ना कोई कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो होता ही है। तो यहां पर ऐसा हुआ, भारत में सती प्रथा का विरोध होना स्टार्ट किया। किसके द्वारा हुआ, राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। अब आप यहां कहोगे कि सर यहां पे तो आंसर है ही नहीं, राजा राम मोहन राय तो है ही नहीं। तो यहां पे मैंने कहा कि विरोध जो हुआ वो राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ, ठीक है। अब राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया। लेकिन इन उस टाइम पे शासन किसका था, तो शासन था ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिशर्स का जो शासन था वहां पे क्या किया गया, इन लोगों ने ब्रिटिशर्स के साथ में रिक्वेस्ट की और उसके बाद में क्या हुआ, इनका सहयोग मिला किसको, एक विलियम बेंटिक को, और विलियम बेंटिक ने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको खत्म कर दिया 1829 में। तो सती प्रथा का अंत कब होता है, 1829 में होता है। किसके सहयोग से होता है, राजा राम मोहन राय के सहयोग से होता है। करता कौन है, विलियम बेंटिक करते हैं, और यहीं से आपका यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाता है, सती प्रथा का विरोध, और विधवा विवाह भी स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो आप बताइए यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर कितनों ने सही दिया है, अमन बता रहे हैं सी, अमन का आंसर गलत है भैया। गोलू सोनी ने भी बताया है, एएसपी, गीता, राकेश, गोलू सब ने सही बताया है, ठीक है। तो जो लोग सी बी के साथ में हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे यहाँ पे विलियम बेंटिक हुआ करते थे। और सती प्रथा का राजा राम मोहन ने केवल सती प्रथा का विरोध नहीं किया, धर्म सुधार की भी बात की, आधुनिक शिक्षा की भी बात की, प्रेस की स्वतंत्रता की बात की, और बंगाल में पुनर्जागरण के लिए भी इन्होंने काम किया। इसलिए इन्हें बंगाल पुनर्जागरण का प्रमुख नेता कहा जाता है। इन्होंने प्रमुख नेता के तौर पर बहुत सारी चीजें हैं जो ये करते आए और इसमें सुधार भी किया। यानी हमारे धर्म में जो भी सुधार किए गए हैं वो, उसमें नाम अगर राजा राम मोहन राय का भी जोड़ दिया जाए तो वो गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। अब महात्मा गांधी की बात कर लेते हैं, राम मोहन राय की भी बात होगी तो महात्मा गांधी ने बहुत कुछ किया, जिसमें से एक यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक यहाँ पे दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली थी। यानी वृक्ष को उगाना ही है, आपको खेती करनी ही है। ये एक ऐसी नीति थी जहां पे किसानों का दमन हो रहा था, और अगर दमन होगा तो कोई ना कोई एक ऐसा आएगा जो आपके नेतृत्व करेगा। तो वहां पे नेतृत्व में आते हैं कौन, महात्मा गांधी। दमनकारी प्रणाली है जिसमें किसानों का विरोध होता है, और इन्होंने कहां पर जाके इसका विरोध स्टार्ट किया, यानी कहां की यात्रा की, ये बात पूछी जा रही है। तो मैं कहूं कि एक बार ऐसा होता है कि हमारे यहां पे एक खेती होती थी जिसे कहा जाता था नील की खेती, ठीक है। और ये नील की खेती जो होती थी, यहां पे क्या होता था, इसको जबरदस्ती, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, किसानों से जबरदस्ती कहती थी नील उगाओ, और नील उगाने पर उन्हें मजबूर करती थी। और मजबूर करने के कारण क्या होता था, यहां पे किसानों को खेत का भी नुकसान होता था और उन्हें इतनी पैदावार भी नहीं हो पाती थी। तो किसानों का तो नुकसान हो रहा है ना,
तो किसानों का जब नुकसान होगा तो क्या करेंगे, इसके खिलाफ किसान क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, किसानों का क्या होगा, विरोध होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन विरोध होने के बाद में कोई ना कोई उन्हें क्या चाहिए, एक ऐसा नेता चाहिए जिसकी बातें सुनी जाए। तो वहां पर आते हैं महात्मा गांधी, और ये कहां पहुंचते हैं, ये महात्मा गांधी पहुंचते हैं कहां पर, चंपारण में पहुंचते हैं। और इसे नील की खेती के विरोध के कारण इसे चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है, जहां पर इन्होंने किसानों का साथ दिया। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहां पे सही हो जाएगा। तो कितनों का ऑप्शन नंबर ए है बताइए। 17 का तुक्का दिया एएसपी ने, राकेश, गीता, गोलू और अदा, राज, सबने सही बताया है। जो कि कब हुआ था, 1917 में। तो 1917 का टाइम था चंपारण का, और चंपारण सत्याग्रह कब होता है, 1917 में होता है। और यहां पर नील की खेती के खिलाफ, नील की खेती के खिलाफ यानी दमनकारी वृक्षारोपण, क्योंकि जबरदस्ती उनसे उगवाया जाता था, इसी वजह से यहां पे इसका विरोध होता है। और महात्मा गांधी वहां पहुंचते हैं और चंपारण सत्याग्रह करते हैं, और इसके बाद में ये सत्याग्रह सफल भी होता है। लेकिन अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आप यहां पे क्लास देख रहे हैं ना, अगर क्लास देखते देखते आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा तो कहीं ना कहीं आप क्लास को छोड़ के उस नोटिफिकेशन पे ध्यान देने लग जाते हो। ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आप पढ़ना चाहते हो और इसका नोटिफिकेशन आ जाए तो आप वहां पर उस जगह पहुंचोगे जिसका नोटिफिकेशन आया है। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको आगे बढ़ने से भी अगर कोई रोक सकता है तो वो यही रोक सकता है। और यहां पर यही पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन है जो आपको पढ़ाई से रोकता है, ऐसा कौन है जो आपको वीडियो देखने से रोक सकता है, ऐसा कौन है जो यूट्यूब पे क्लासेस जो चल रही हैं यहां पे आपको जो इंप्रूवमेंट हो रहा है, जहां पे आपकी जो पढ़ाई चल रही है, इस पढ़ाई से भी रोकने का काम कर सकता है। और वो कौन है, वो है आपका व्हाट्सएप। ये व्हाट्सएप है, इसी के कारण यहाँ पे हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है। ये व्हाट्सएप है, यहाँ पे अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो किसी महिला मित्र का यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, और उसके बाद में हमारा क्या होगा, हम इस क्लास को छोड़ के उस क्लास में चले जाएंगे और वहां पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे मैसेज को। तो भाई उस चीज को छोड़ो और यहाँ पे मैसेज पे ध्यान दीजिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पे व्हाट्सएप की, और इसका मालिक पूछा गया है, यानी ऐसी लत लगाने वाला कौन है। यहां पर इस चीज की लत लगाने वाला कौन है कि चलो मैसेज से ही बात कर लेते हैं, तो वो है यहां पे तो आंसर ही नहीं दिया है बेटा। वैसे आंसर इसका जो होगा, कंपनी व्हाट्सएप की मालिक है, यानी इनमें से कौन सी कंपनी, जो फेसबुक वाली जो कंपनी है ये किसकी है, मार्क जकरबर्ग की है। और मार्क जकरबर्ग जो हैं आज के टाइम पे इस फेसबुक को, एक बात याद रखना, इस कंपनी को मेटा के नाम से जाना जाता है। इस फेसबुक को हम यहाँ पे मेटा के नाम से जानते हैं, मेटा प्लेटफॉर्म। और इस मेटा प्लेटफॉर्म के अंदर आपका फेसबुक आता है, व्हाट्सएप आता है, इंस्टाग्राम आता है, ये सब इसके अंडर आते हैं। और यहां पे इसको यानी कह सकते हो इस फेसबुक को बनाने वाला कौन, मार्क जकरबर्ग। लेकिन खरीदने वाला व्हाट्सएप को कौन, वो भी मार्क जकरबर्ग। तो इसका मतलब इसे बनाने वाला कोई और होगा, यानी व्हाट्सएप को बनाने वाला कौन है, ये व्हाट्सएप कंपनी भले ही खरीद ली हो 2014 में, लेकिन खरीदी किससे थी, जिसने बनाया था। बनाया किसने था, तो बनाया था जेन कुन ने। जेन कुन के कुम के अलावा और कौन थे, ब्रायन एक्टन। तो ब्रायन एक्टन के द्वारा यहां पे 2009 में व्हाट्सएप को बनाया गया था। और यहां पर क्या हुआ, 2009 में बनाने के बाद एक कहते हैं ना जिसे हम मोनोपोली कहते हैं। मोनोपोली का मतलब है कि सामने वाले को यहां पे व्यापार मत करने दो, और अगर व्यापार नहीं कर पाएगा तो वो उसे बेच देगा। तो बेचा किसने, यहां पे इन्होंने फिर बेचना स्टार्ट कर दिया। और बेचने के बाद 2014 में किसने खरीद लिया, मार्क जकरबर्ग ने खरीद लिया। और मार्क जकरबर्ग के द्वारा इसको खरीदने के बाद क्या होता है, तो आप यहां पे देख ही पा रहे हैं कि इंस्टाग्राम को भी खरीद लिया, व्हाट्सएप को भी खरीद लिया, क्योंकि फेसबुक यूज नहीं हो रहा था उस टाइम पे। और फेसबुक यूज कम होने के कारण इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को खरीदा, और खरीदने के बाद आज आप देख पाते हैं कि मार्क जकरबर्ग अमीरों की लिस्ट में आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल सही है, फेसबुक है, बिल्कुल फेसबुक जो है वो सही आंसर है, क्योंकि फेसबुक कंपनी पहले हुआ करती थी, लेकिन अब इसे मेटा के नाम से जाना जाता है, इसके अंडर में फेसबुक आती है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भाई जो भी कमी, जैसे आपके यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, अब इलेक्शन होगा, अगर नेशनल लेवल पे हो रहा है तो उसे नेशनल इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं या सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होगा, स्टेट पे होगा तब, तो स्टेट में इलेक्शन कमीशन क्या होगा, वहां पे स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा। और स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर कोई मुख्य होगा तो उसे कहेंगे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो यही बात की जा रही है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को कोई ना कोई तो नियुक्त करेगा। तो बताइए
उसको तो हम कौन कर रहे थे, उनको तो भैया कर रहे थे राष्ट्रपति। और वहां पर कौन थे, ज्ञानेश कुमार जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो जिसे सीईसी के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करेगा, तो यहां पर आंसर किसका आया है, ऑप्शन नंबर सी आया है। 19 का एएसपी गोलू राकेश सब ने सी बताया है, और यहां पे बिल्कुल सही बताया है कि राज्य के राज्यपाल के द्वारा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा नेशनल इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये मैं बता चुका हूं, आप बताओ इसका आंसर कौन सही देगा। अखिल भारतीय सेवाएं, जिसमें हमने क्या देखा था कि जहां पर ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की जाती है और ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की जा रही है, तो 309 से लेकर 323 आर्टिकल तक यहां पे बताया था मैंने। और इसके अंदर हम कुछ बनते हैं, क्या बनते हैं, कितनी सेवाएं होती हैं, कितनी सर्विसेज होती हैं, इसका आंसर आप दोगे और मैं तुरंत इसका आंसर लगाऊंगा। बताइए कितने लोग इसका आंसर देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए जल्दी से। ए दिया है गोलू सोनी ने, गीता ने बताया है 3, इसके अलावा फिर से गोलू सोनी कह रहे हैं आईएफएस। बाकी और लोग बताओ भाई, जितने लोग जुड़े हो कम से कम उतने लोग तो आंसर दिया करो। गीता 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 और एएसपी 3। चलिए जितने लोग 3 के साथ हैं बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। और मैंने बताया था कि आईएएस इसमें बनते हैं, आईएफएस इसमें बनते हैं, और इसके अलावा आईपीएस बनते हैं। ये 3 सर्विसेज दी जाती हैं, और यहां पर याद रखना ये 3 सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर आती हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के अंदर आती हैं। और इस अखिल भारतीय सेवाओं के आर्टिकल आपसे पूछ लिया जाए तो 309 से 323 तक के आर्टिकल किसके अंदर आते हैं, ये अखिल भारतीय सेवाओं के अंदर आते हैं। ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 21, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बीमारी आपने देखी होगी जिसे कहते हैं कि स्मृति रोग, जहां पे याददाश्त कमजोर हो जाती है। अब याददाश्त कमजोर हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि आप नई जानकारी याद नहीं कर पा रहे, और नई जानकारी याद नहीं कर पा रहे इसका मतलब है नई याद नहीं बना पा रहे। और नई याद नहीं बना पाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आप उन तुरंत की चीजों को भूलने लग जाओगे, और धीरे 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 शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलना बंद हो जाएगी, और वहां पर क्या होगा, आप चीजों को बिल्कुल भूल जाओगे। और ऐसी बीमारी को क्या कहा जाता है, तो यहां पर यही पूछा गया है। और आजकल एक फिल्म चल रही है जिसका नाम है सैयारा, और इस सैयारा मूवी के अंदर भी यही बीमारी है। यानी जो लड़की है उसे यहां पर क्या है, नई जानकारी नहीं पता, वो नई जानकारी को याद नहीं कर पाती, न्यू इंफॉर्मेशन याद नहीं कर पाती, न्यू मेमोरी को याद नहीं कर पाती। इसका मतलब है वो नई याद नहीं बना पा रही, लेकिन पुराने को याद रखे है। इसका मतलब है कि ऐसी याददाश्त का यहां पे क्या हो रही है, याददाश्त कमजोर हो रही है। और यहां पे एक पार्ट होता है दिमाग के अंदर जिसका नाम है हिप्पोकैम्पस। और ये हिप्पोकैम्पस करता क्या है, यानी हमारे दिमाग में एक पाया जाता है हिप्पोकैम्पस, और हिप्पोकैम्पस के द्वारा क्या होता है, जो मेमोरी होती है, या फिर कह सकते हैं जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, क्या कहेंगे हम, हमारे माइंड के पास में शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। उस शॉर्ट टर्म मेमोरी को क्या करना, उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने का काम किसी का होता है। तो किसका होता है, ये होता है हमारा हिप्पोकैम्पस का। यही है जो लोगों को याद रखने में मदद करता है, यही है जो यहाँ पे हमारे अंदर याददाश्त को बनाता है, यही है हम पुराने को नहीं भूल पाते, यही है जिसकी वजह से हमें फिर से पुराने याद आने लग जाते हैं किसी भी चीज को देखने के बाद में। तो यही रीजन है कि हमारे अंदर एक हिप्पोकैम्पस पाया जाता है, जिसकी वजह से अगर इसमें कोई कमी आती है तो हमें कोई रोग हो जाता है, और वो रोग कौन सा है, अल्जाइमर रोग है। और इस अल्जाइमर रोग की वजह से क्या होता है, हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है और नई जानकारी नहीं पता चलती है। ठीक है, अब मैं आपसे, हाँ जी बिल्कुल सबने आंसर दिया। गोलू सोनी डी बता रहे हैं, डी बिल्कुल सही है। सी बताया है गोलू सोनी, नाइट ब्लाइंडनेस कैसे हो जाएगा, गलत है, अल्जाइमर डिसीज राकेश शर्मा का डी है। बाकी आप यहां पे देख लो, थोड़ा सा और मैं चीजों को बता दूं, लास्ट आपका क्वेश्चन भी आखिरी है ये। यहां पे ये मूवी का नाम आप देख पा रहे हैं, जहां पे जैसे जो डिसीज हुई है वो अल्जाइमर। वैसे ये डिसीज जो होती है मोस्टली बड़ी उम्र में होती है, यानी 50-60 साल की उम्र में होती है, लेकिन इसमें जो दिखाया गया है वो 28-30 लड़की, यानी 25 से 30 साल की जो लड़की है उसको हो गई है, लेकिन बहुत कम लोगों में ऐसे होता है। यहां पे क्या है कि हाल की बात है, अगर मैं आपसे तुरंत डेट पूछ रहा हूं ना तो डेट भी आप नहीं बता पाओगे, आप जबकि मैं बता चुका हूं तुरंत नहीं बता पाओगे। इसके अलावा आप नई चीज नहीं सीख पाओगे, चीजें जो आप रखकर भूल जाते हो ना, वो भी क्या है, इसी का कारण होता है। और एक ही सवाल आप बार बार पूछने लगते हो, इसका भी मतलब क्या है, आपके अंदर अल्जाइमर के सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। लेकिन एक बीमारी हुई थी, हमने एक फिल्म देखी थी गजनी,
और इस गजनी के अंदर भी अल्जाइमर है? नहीं, गजनी के अंदर जो बीमारी है, भले ही हिप्पोकैम्पस को नुकसान हो गया है, भले ही चोट के कारण इसके हिप्पोकैम्पस को नुकसान हुआ है, लेकिन यहां पे पुरानी याद नहीं रहती, उसे पुरानी याद रखनी पड़ती है। तो इसका मतलब है इसको जो बीमारी है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का मतलब है कि आप चीजों को याद तो रखोगे लेकिन कुछ टाइम तक, फिर आपको याद दिलानी पड़ेगी और फिर याद करोगे कुछ टाइम तक। ये जो बीमारी है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एंटेरोग्रेट एमनेशिया। ये बात याद रखना कि जो गजनी के अंदर जो बीमारी थी आमिर खान को, वो थी एंटेरोग्रेट एमनेशिया, जिसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कहते हैं। इसके अंदर हिप्पोकैम्पस को नुकसान होता है, नई याद नहीं रहती है, पुरानी रहती है इसके अंदर। और इस वाले के अंदर क्या हो रहा है, इसमें नई याद नहीं रहती, पुरानी रहती है। ठीक है, यहां पर भी यही है, दोनों डिसीज अलग अलग हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए है, ये जो है धीरे धीरे खत्म हो जाता है आदमी। इसके अंदर अल्जाइमर बीमारी जो है उसे याददाश्त पूरी चली जाती है, ये अल्जाइमर के अंदर होता है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत आपको? और ये क्लास का आखिरी क्वेश्चन था, और इसका मतलब क्या है कि आपकी क्लास का ये एंड हो चुका है। और इसी क्लास में आपने बहुत सारी चीजें अगर सीखी हैं, आपको लगा है कि मैंने बहुत कुछ सीखा, आपने देखा कि मेरे इंप्रूवमेंट हो रहे हैं और आपके क्वेश्चन सही हुए हैं, और आपको यहाँ पे नई जानकारी अगर मिल गई है, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने साथियों को शेयर जरूर करिएगा। और कितने लोगों के क्वेश्चन जो हैं कि 21 में से क्वेश्चन आसपास 17 या 18 के आसपास हैं? अगर वो 17 18 के आसपास है तो इसका मतलब क्या है कि वो जीएस को बूस्ट कर रहे हैं, और अगर वो 10 या 12 के आसपास हैं तो इसका मतलब है कि वो थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है, यानी इस क्लास से आपको रोजाना जुड़ने की जरूरत है। तो बताइए क्लास आपको कैसी लगी भाई? थैंक यू, जितना भी ने नाइस बताया तो बहुत बढ़िया भाई। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप रोजाना मेरे साथ में 12:30 बजे जुड़ सकते हैं। ये क्लास आपकी रोजाना 12:30 बजे होती है, जिसमें मैं आपको जीके इंप्रूव कराता हूं, जिसमें मैं आपको जीके को बूस्ट कराता हूं, जिसमें मैं यूपीएसआई को टारगेट करता हूं, जिसमें मैं यूपीएसआई के लिए जीके को यहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ चलता हूं, और इसी के साथ में ये क्लास आपकी एंड होती है। बाकी की आपको पता है रीजनिंग की क्लास भी हमारे यहां होती है सुबह 7 बजे, 12:30 बजे आपको मेरी क्लास मिलती है। इसके बाद जो क्लास मिलती है वो आपको शाम को मिलती है, यानी 8 बजे आपको मैथ्स की क्लास और 9 बजे आपको हिंदी की क्लास मिलती है। बाकी आपको एक बात और याद रखना, यहां पे आपको एक ऑफर और मिलने वाला है। इस ऑफर के बारे में आपको जानकारी दे दूं, हम लोगों के द्वारा जो यूपीएसआई 2025 को टारगेट करने के लिए चाणक्य बैच लॉन्च किया गया था, उस चाणक्य बैच की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी गई हैं। लेकिन यहां पर आप सबको बहुत अच्छा ऑफर मिलना है, जिसमें हमने आपकी रेट रखी थी वो 599 रखी थी, जो कि वास्तव में पहले से ही बहुत कम थी। लेकिन हम अब आपको जन्माष्टमी ऑफर, रक्षाबंधन का ऑफर और इसी के साथ में हमारा स्वतंत्रता दिवस का ऑफर, इन तीनों ऑफर के तहत हम यहां पे आपको 10 से 15 दिन दे रहे हैं। और आपको 10 से 15 दिन के अंदर अगर आप इस कोर्स को खरीदते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिलने वाला है। और कोई भी अगर खरीदता है, कोई भी खरीदता है, 50% डिस्काउंट रहेगा। और इस 50% डिस्काउंट के लिए आपको करना क्या होगा, आपको एप्लीकेशन पर यानी इस कोर्स में जाकर R50 कोड लगाना होगा, और R50 कोड के साथ में आप क्या कर सकते हैं, 50% डिस्काउंट ले सकते हैं। ये ऑफर आपका सीमित समय तक है, तो आप जल्दी करिए, क्योंकि ये ऑफर फिर खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये फिर से क्लासेस जो हैं वो आपको 599 में ही मिलने वाली हैं। इसमें फायदा क्या मिलने वाला है, तो ये सारी टीम आपको जो पढ़ा रही है ना, इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें आपको जीएस के 3 टीचर मिल रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि आपको यहां पे गाइडेंस भी, यानी आपको पर्सनल गाइडेंस भी दी जाएगी। और इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आप 599 पे खरीदते हैं तो 10 दिन के में अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आता तो वापस पा सकते हैं। लेकिन 50% के डिस्काउंट पे आपको केवल एक बार डिस्काउंट मिलेगा, चाहे आप बस 10 दिन वाला ऑफर ले लो या फिर ये 50% वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि आपको ये क्लासेस जो हैं कहां मिलने वाली हैं। तो भाई हमारे पास में एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है बाईएससी ऐप। बाईएससी ऐप को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद में आपको ये लोगो मिल जाएगा, यानी जिस लोगो, ये जो लोगो मैं दिखा रहा हूं, इसी लोगो से आप डाउनलोड करना है। रजिस्टर करेंगे जिसमें आपको कुछ डिटेल पूछी जाएंगी। फिर उसके बाद में हम क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको क्या दिखेगा, जैसे लॉगिन का ये आपको परफॉर्मा दिख रहा है, यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। हमारा ये बैच आपको दिखने लग जाएंगे, पेड कोर्सेज, फ्री कोर्सेज, टेस्ट सीरीज। हम आपको पेड कोर्सेज की बात कर रहे हैं, जिसमें चाणक्य बैच जो फ्रंट पे आपको दिख जाएगा, जो आपको 599 में है, अभी हाल फिलहाल में आपको 299 मिलने वाला है। ये ऑफर आपको फिर नहीं मिलने
वाला कहीं पर भी, इसलिए कहता हूं यूपीएसआई को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, टारगेट करना है, पाना है और इसके अलावा क्वालिफाई करना है और अपने शरीर पर, अपने यहाँ शरीर पर वर्दी पानी है, तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। 300 रुपए में 30,000 से ज्यादा की सैलरी आपको मिल रही है, तो भाई क्या और क्या लेना चाहोगे। बाकी साइंस स्पेशल बैच है, ये भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो आपको रोजाना शाम को 4 बजे चलता है। और इसमें आपकी खासियत क्या है कि इसमें मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों पढ़ाने वाला हूं, तीनों कंप्लीट करने वाला हूं बहुत ही अच्छे तरीके से, बेस्ट कंटेंट के साथ में। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको इसी टाइम पे 12:30 बजे, और 12:30 बजे मेरे द्वारा आपको जीके पढ़ाई जाती है। और जीके में आपको यहाँ पे मैं यूपीएसआई के लिए पढ़ा रहा हूँ, और रोज जरूर जुड़िएगा। जितने साथी नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो साथी नए जुड़कर अपने साथियों को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी लाइक, कमेंट, आपको जो भी चीजें डाउटफुल है वो सब आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलिए 1 मिनट और, लोग कह रहे हैं कि लॉगिन करने पर नोट दिखा रहा है। नोट क्यों दिखा रहा है भाई? आप यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे, डाउनलोड करेंगे। देखो डाउनलोड करने के बाद मैं आपको बता दूं, डाउनलोड करने के बाद में आपसे यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। सबसे पहले नए स्टूडेंट रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर में आपको कुछ डिटेल देनी होगी बेटा। अपना नाम डालना होगा, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड बनाना होगा, और अपना स्टेट, और फिर एग्री का बटन दबाकर आप सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप क्या करेंगे, तब लॉगिन करेंगे। यानी जो ईमेल एड्रेस से लॉगिन किया है या जिस नंबर से लॉगिन किया है, आप वो यहां पे एंटर करेंगे, और जो पासवर्ड आपने बनाया था वो यहां पे एंटर करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे। तो नोट नहीं दिखाएगा। आप डायरेक्ट लॉगिन करेंगे क्योंकि आप पहली बार जुड़े हैं, तो ये यहां पे क्या करेगा, तो उसे नोट ही बताएगा। तो पहले रजिस्टर करिए, रजिस्टर करने के बाद में लॉगिन करिएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर मिलते हैं 12:30 बजे।